वो आग लग चुकी है जिसका डर पूरी दुनिया को था। क्या अमेरिका और ईरान अब पर्दे के पीछे नहीं, आमने सामने की जंग में उतर चुके हैं? क्या 21 जगहों पर अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले एक बड़े युद्ध का ट्रेलर हैं? और क्या अब अमेरिका अपने अपाचे हेलीकॉप्टर और MQ-9 रियर ड्रोन का हिसाब लेने के लिए ईरान पर ऐसा प्रहार करने वाला है जिसकी गूंज पूरे खाड़ी को जला देगी? If the terrorist regime makes the mistake of attacking us again, we will respond with force. Because Israel has the full right to self-defense, and we exercise it whenever necessary. बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, एक के बाद एक नए हमले। अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर और दावा है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर साफ संदेश दे दिया है कि अब जवाब सिर्फ बयान से नहीं, बारूद से दिया जाएगा। आसमान में उड़ रहे अमेरिका के ताकतवर MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया और अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले ने ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया है? व्हाइट हाउस सबसे बड़े बदले की तैयारी में है। क्या ईरान के खिलाफ नई एयर स्ट्राइक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खमनेई और ट्रंप के बीच छिड़ी ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के ऐसे भंवर में धकेल देगी जिससे निकलना आसान नहीं होगा? جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران حملات سهمگین و گسترده‌تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों के बीच जंग का एक और मोर्चा है जहां बारूद का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के पोक्रोवस्क मोर्चे पर सिर्फ 24 घंटे में 234 सैन्य टकराव। दावा है कि रूस ने आगे बढ़ने की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक दिन में 1190 सैनिकों का नुकसान, दर्जनों तोपें, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों ड्रोन तबाह करने का दावा है। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बारूद की नई कहानी लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ 4 साल से ज्यादा पुरानी रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा खूनी होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया एक साथ 2 बड़े युद्धों के और करीब पहुंच रही है? क्या आने वाले दिन इतिहास के सबसे खतरनाक दिनों में दर्ज होने वाले हैं? नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। डील में हो रही देरी की वजह से ट्रंप तेहरान पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर और देरी हुई तो इसकी कीमत पूरा ईरान चुकाएगा। उधर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी के 3 देशों पर हमला कर दिया। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि खाड़ी में ईरान का रुख मौजूदा हालात के हिसाब से ही बढ़ेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। उड़ता टैंक F-35 पर हमला। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बेहद घातक हमले शुरू कर दिए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो ट्रंप लगभग 36 घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकियां दे रहे थे कि ईरान पर हमला मत करना, वो ट्रंप अब ईरान पर इतने जबरदस्त हमले कर चुके हैं जिसकी वजह से ईरान में भारी तबाही हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के उड़ते टैंक यानी अपाचे को उस वक्त मार गिराया जब वो एक मिशन पर था। इधर ईरान ने अमेरिका से हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। दावा किया गया है
कि ईरान ने 3 अरब देशों में अमेरिका के 21 सैन्य ठिकानों पर तूफानी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर बेहद सटीक हमले करने वाला है और ईरान को एक खुफिया मिशन के तहत ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला ने अमेरिकी हथियारों और गुप्त अड्डों की खुफिया जानकारी ईरान की IRGC को दे दी है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर घातक हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के F-35 जेट के हैंगर पर भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया है। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो ईरान पर हमला करे। अमेरिका के 21 ठिकानों पर हमले, ईरान में ट्रंप ने मचाई भारी तबाही। जरा ईरान की दहाड़ती मिसाइलों को देखिए जो 250 से लेकर 1200 किलोमीटर दूर अरब के 3 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर घातक हमले कर रही है। ईरान का दावा है कि यह हमला उसने इसलिए किया क्योंकि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में मौजूद ईरानी तेल भंडार और द्वीप पर तूफानी हमले किए हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि ईरान ने हमले अमेरिकी ठिकानों पर कहां-कहां किए हैं और ईरान ने मिसाइलें कहां से दागी हैं। मरकजी प्रांत से मिसाइल हमला, ईरान का अमेरिका से बदला। ताजा सैन्य और खुफिया दावों के मुताबिक ईरान का मरकजी प्रांत मौजूदा ईरान युद्ध में एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। खुफिया और सैटेलाइट ट्रैकिंग इनपुट्स के मुताबिक 10 जून को तड़के ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने मरकजी प्रांत के खोमेन शहर में बने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से हमले किए हैं। मोबाइल लॉन्चर से बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय और बहरीन डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की है कि तड़के उनके एयर स्पेस में कई हवाई खतरे देखे गए जिन्हें उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। ईरान ने ये मिसाइलें मरकजी प्रांत खोमेन से दागी। ये मिसाइलें सीधे बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और कुवैत के अमेरिकी बेस की तरफ टारगेट करके दागी गई। मरकजी प्रांत खासकर अराक और खोमेन इस समय ईरान का वो लॉन्चिंग पैड बन चुके हैं जहां से वो अमेरिका, खाड़ी देशों और इजराइल पर अपनी लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें दाग रहा है। और इसी वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इस पूरे सूबे के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने में जुटी है। ईरान ने मार गिराया अपाचे, ट्रंप ने लिया उड़ते टैंक का बदला। दावों के मुताबिक 8 जून 2026 को अमेरिकी सेना का AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास हॉर्मुज में गश्त कर रहा था। उसी वक्त ईरान के शाहिद ड्रोन ने बेहद सटीक हमला किया, अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को किसी पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से नहीं बल्कि ईरान के घातक शाहिद सुसाइड ड्रोन से मार गिराया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवा में उड़ान भर रहे अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर से ईरान के शाहिद ड्रोन की सीधी टक्कर हुई जिसके कारण हेलीकॉप्टर तुरंत क्रैश होकर खाड़ी के पानी में जा गिरा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन इसे ईरान का सीधा और जानबूझकर किया गया हमला मान रहे हैं, जबकि ईरान इसे ह्यूमन एरर या महज एक एक्सीडेंट बता रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में पहली बार बहरीन स्थित टास्क फोर्स 59 द्वारा संचालित एक रोबोटिक ड्रोन बोट ने दुर्घटना के मात्र 2 घंटे के भीतर रात करीब 3:30 बजे दोनों अमेरिकी पायलटों को समंदर से सुरक्षित निकाल लिया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान के 20 ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में भीषण हवाई हमले किए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास स्थित ईरानी एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल और सर्वेलांस रडार साइट्स को निशाना बनाया। धमाकों की गूंज बंदर आवास, केशव द्वीप, जस्क और शिरिक में सुनी गई। अधिकारी के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि फिलहाल अमेरिकी हमले खत्म हो चुके हैं लेकिन स्थिति अभी भी सक्रिय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिकी सेना प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुफिया दावों के मुताबिक ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला ने फारस की खाड़ी में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सटीक लाइव लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स हैक करके IRGC को सौंप दिए हैं। हैकर्स ने चेतावनी दी है कि जल्दी ही इन कोऑर्डिनेट्स पर शाहिद 136 ड्रोनों का स्वागत करने के लिए तैयार रहे।
ईरान समर्थित कुख्यात हैकर ग्रुप हंडाला एक ऐसे साइबर लड़ाके हैं जो अमेरिका के आधुनिक हथियारों पर भारी पड़ने लगे हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन टारगेट, 5वें बेड़े F-35 अड्डे पर हमला। ईरान पर जिस रफ्तार से अमेरिका ने हमला किया है उससे कहीं ज्यादा ईरान ने भी अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला किया है। ईरान की IRGC ने 3 अरब देशों में 21 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC की नौसेना और मिसाइल यूनिट से बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। IRGC का दावा है कि उन्होंने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ड्रोन दागे हैं। वहीं खुफिया इनपुट है, ईरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर को तबाह करने का दावा किया है। पेंटागन के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिणी ईरान के जैम इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी खुफिया ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया। IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया है कि उनकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर स्थित F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और एक मुख्य कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कहा कि उन्होंने ईरान की तरफ से आ रही 5 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया और उनका मलबा खाली इलाके में गिरा है। इसके अलावा ईरान ने खाड़ी देशों को सख्त चेतावनी दी है, जमीन दी तो अंजाम भुगतोगे। باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی، اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم. इधर ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बेहद आक्रामक बयान जारी कर अरब देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका या इजराइल को अपने खिलाफ हमला करने के लिए अपनी जमीन, एयर स्पेस या फिर मिलिट्री फैसिलिटी का इस्तेमाल करने दिया तो ईरान उसे सीधे युद्ध में शामिल मानेगा और उन पर जवाबी हमला करेगा। هر کجا که لازم بدونند نیروهای مسلح ما با اقتدار با قوت به دشمن جواب میدن. دیگه فکر میکنم نیازی به گفتن بنده نیست. اتفاقی که دیشب افتاد نشون داد که نیروهای مسلح شجاع ایران در دفاع از کشور درنگ نمی‌کنند. वहीं अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत पर भी जमकर हमले किए हैं। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित इस पूरे प्रांत में भारी बमबारी की गई है। यहाँ ईरानी मिसाइल बैटरियों और निगरानी केंद्रों को नष्ट किया गया है, जबकि बंदर अब्बास में भी अमेरिका के हमलों से कोहराम मचा है। ये ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और व्यापारिक बंदरगाह शहर है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बंदर अब्बास के पास स्थित IRGC के नौसैनिक कमांड सेंटर, रडार साइट्स और एंटी शिप मिसाइल लॉन्च पैड्स पर सटीक हमले किए हैं। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर नए हमले कहां करते हैं, क्योंकि ईरान अपने तेवरों और पलटवार से अमेरिका को सीधा संदेश देता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन की जंग अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे में 200 से ज्यादा सैन्य झड़पें हुई हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के मिलिट्री ठिकानों के साथ ऊर्जा ठिकानों पर भी हमला किया। ज़ेलेंस्की ने तो दावा किया है कि रूस के अंदर तक हमला करने के लिए उन्होंने 3000 की रेंज वाली क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की धरती पर एक ऐसा मोर्चा खुल चुका है जहां हर घंटे बारूद बरस रहा है। हर मिनट सैनिक मारे जा रहे हैं और हर दिन युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होता जा रहा है। डोनेट्स्क की लड़ाई पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के लिए आन बान शान के साथ बदले की लड़ाई बन चुकी है। पॉक्लोवस एक ऐसा नाम जब रूस यूक्रेन जंग की नई पहचान बन चुका है। 24 घंटे में 234 सैन्य झड़पें, 1190 रूसी सैनिकों की मौत का दावा, 74 तोपखाना सिस्टम तबाह, 2200 से ज्यादा ड्रोन खत्म,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने नुकसान के बाद भी पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग से पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं, यूक्रेन और रूस के बीच बारूदी जंग की नई तस्वीर है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के हथियार गोदाम, ऊर्जा ठिकाने और मिलिट्री टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले किए। डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे को मिटाने की जंग लड़ रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में रूस की सेना ने यूक्रेनी सेना के गोला बारूद और ईंधन डिपो के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। रूस की सेना ने 142 इलाकों में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ियों पर हमले किए, जिसका जवाब यूक्रेन ने अमेरिका में बने हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से दिया और दावा कि यूक्रेन ने रूस के 500 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали припинення вогню. Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу, припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. जिस वक्त रूस का हमला ऑन था, उसी वक्त रूस की सेना के जनरल स्टाफ ने भी रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। यूक्रेन की सेना के निशाने पर रूस के गोला बारूद डिपो, कई कमांड पोस्ट और एक लॉजिस्टिक हब थे। इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस के 8 ईंधन स्टोरेज टैंक और एक ईंधन ट्रांसशिपमेंट बेस को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के अंदर तक हमला करने के लिए यूक्रेन ने FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। फ्लेमिंगो से यूक्रेन ने रूस के चेबोक्सारी में एक मिलिट्री प्लांट को निशाना बनाया। इसके साथ ही कोई विशेव ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए। इस हमले के बाद रूस के अंदर धुएं का गुबार छा गया। ज़ेलेंस्की की माने तो यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 900 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। FP5 फ्लेमिंगो यूक्रेन का विकसित किया हुआ स्वदेशी क्रूज मिसाइल है, जो 3000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें 1.5 टन का वॉरहेड है, जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर गहरे हमले की ताकत देता है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 234 सैन्य टकराव हुए। सबसे ज्यादा हमला पोक्रोवस्क सेक्टर में हुआ, जहां रूस की सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना दीवार बनकर खड़ी रही। यूक्रेन का दावा रूस के सैनिकों को लेकर सबसे बड़ा है। तो क्या यूक्रेन की सेना ने केवल 24 घंटे में रूस की सेना के 1190 सैनिकों को या तो मार दिया या हमले में वो घायल हो गए? क्या यूक्रेन का हमला इतना भयानक था कि रूस के 74 आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए, 3 टैंक और 7 बख्तरबंद गाड़ियां कबाड़ हो गईं? यानी केवल 24 घंटे में करीब $331 मिलियन का झटका यूक्रेन ने रूस को दे दिया। अगर रूस इतना नुकसान झेल रहा है, तो फिर पुतिन की सेना आगे क्यों बढ़ रही है? आखिर क्रेमलिन की वॉर स्ट्रेटजी क्या है? क्या रूस की रणनीति अब बिजली की रफ्तार से जीतने की नहीं, बल्कि धीरे धीरे दुश्मन को थकाकर गिराने की है? यानी सैनिक मरेंगे, टैंक टूटेंगे, लेकिन रूस का हमला नहीं रुकेगा। क्या पुतिन की रफ्तार टूट चुकी है, या यूक्रेन को जंग में थकाने का यह नया खेल शुरू हो गया है? दूसरी तरफ एक रिपोर्ट रूस के वॉर मिशन पर सवाल खड़े कर रही है। अभी कुछ दिनों में आई कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रूस की रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी हो गई है। कुछ इलाकों में यूक्रेन ने रूस की सेना के कब्जे से जमीन वापस लेने का दावा किया, लेकिन डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क में अभी भी रूसी सेना का दबदबा बना हुआ है। तो सवाल सिर्फ यह है कि अब जंग जीत कौन रहा है?
क्या पुतिन अपने सैनिकों की कीमत पर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं? क्या यूक्रेन के पास इतनी ताकत बची है कि वो इस दबाव को झेल सके? और पोक्रोवस्क वही जगह बनने जा रही है जहां इस युद्ध की दिशा तय होगी। Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. स्टालिनग्राड की तरह पोक्रोवस्क में हर इमारत एक किला है, हर सड़क मौत का मैदान है और हर दिन इतिहास लिखा जा रहा है। अगर पोक्रोवस्क गिरा तो डॉनबास की लड़ाई का नक्शा बदल सकता है और अगर रूस की सेना इस इलाके में रुक गई तो पुतिन की सबसे बड़ी सैन्य रणनीति पर सवाल खड़े हो जाएंगे। 2022 में जब जंग शुरू हुई तो रूस ने यूक्रेन के 20% इलाकों पर कब्जा कर लिया। 2025 में रूस ने 4,700 से 6,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन 2026 में रूस की सेना की रफ्तार धीमी हो गई और अब केवल 12 से 20% यूक्रेनी इलाके ही रूस के कब्जे में हैं। इस साल अप्रैल और मई में यूक्रेन ने रूस से अपनी ज्यादातर जमीन वापस छीन ली। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस को करीब 300 वर्ग किलोमीटर पीछे धकेल दिया, खासकर जापोरिजिया वाले इलाके में। अब ज़ेलेंस्की जंग के अगले फेज के लिए यूरोप के देशों का दौरा कर रहे हैं और उनसे मदद मांगने में जुटे हैं। Has to be during any kind of negotiations. Europe can't just mediate, to my mind, because Europe stands on our side. Today I shared it with our partners. It's very, dangerous just to mediate because, for example, if EU mediate, it means that they will think about how to put sanctions or not, because they are mediators. They have to be in the middle. That's why I share my position that there is no, let's be fair, open and very clear to each of us and also to Russians. They have to know there is no just mediators. ज़ेलेंस्की जंग रोकना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, और यही वजह है कि वो रूस की सेना को अब और आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। तो दूसरी तरफ पुतिन अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की की बातचीत तक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या जंग का तीसरा चरण शुरू होने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन अब लंबी लड़ाई की तैयारी में है? लेकिन अब सवाल केवल पोक्रोवस्क का नहीं है। सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन दोनों ने लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर लिया है। एक तरफ रूस की फैक्ट्रियां 24 घंटे मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद बनाने में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन यूरोप से नई एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और आर्थिक मदद जुटाने में लगा हुआ है। यानी अब लड़ाई केवल मोर्चे पर नहीं बल्कि हथियारों के उत्पादन और विदेशी समर्थन की भी बन चुकी है। रूस लगातार अपने सैन्य बजट को बढ़ा रहा है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मदद मांगने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर दोनों सेनाएं किसी समझौते की नहीं बल्कि अगले बड़े संघर्ष की तैयारी करती हुई दिखाई देती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज पर हमला हुआ है। यूएस हमले पर भारत का सख्त रुख। भारत ने यूएस कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। ओमान तट पर हुआ था हमला। जहाज में 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 21 को बचाया गया। 3 भारतीय अभी लापता हैं। तो यूएस हमले पर भारत का सख्त रुख देखने को मिला है। देखिए, जो ये हमला हुआ उसके बाद भारत ने यूएस कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। दरअसल ओमान तट पर यह हमला हुआ था। जहाज में 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 21 को बचाया गया है। 3 भारतीय अभी भी लापता हैं। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को तलब किया गया है। भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज पर हमला होता है और ओमान तट पर ये यूएस का हमला, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और कड़ा रुख भी भारत का देखने को मिला है। आप देखिए कि 3 भारतीय अभी भी लापता हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज पर हमला, यूएस हमले पर भारत का सख्त रुख देखने को मिला है। भारत ने यूएस कार्यवाहक राजदूत को तलब किया है। ओमान तट पर यह हमला हुआ था। जहाज में 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे।